दोस्तों, आज पेश है नेकी का फरिश्ता और शैतान भूत। ये कवर चित्र है दोस्तों। काशी यात्रा पर जाते समय गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई अपनी अगली मंजिल मैनपुरी पहुंचे। नगर से बाहर उन्होंने एक धर्मशाला में डेरा डाला। बुलाकी पैसे लेकर खाने पीने का सामान लेने नगर में पहुंचा। ओह, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। धोखेबाज मौत सामने देखकर अब गिड़गिड़ाता है। बाप रे, यह क्या करिश्मा है। यह मेमना तो आदमी की तरह बोलता है। मेमना मृतक मेमना मृत्यु के भय से उछल कूद मचाने लगा। कसकर पकड़ लो, इस नमक हराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ही पल राजा ने तलवार से भरपूर वार से मेमने की गर्दन पर पड़ा। थोड़ी देर बाद बाजार से सामान लेकर बुलाकी अपने कंधे पर लादा और धर्मशाला की ओर चल दिया। राजा ने उस बेचारे मेमने को क्यों मार दिया? वह आदमी की बोली क्यों बोल रहा था? धर्मशाला पहुंचकर बुलाकी ने गंगाराम पटेल को अपने सवाल पूछा तो गंगाराम ने उससे कहा, बुलाकी, पहले तू बैलों को छानी कर दे और मेरा और अपना खाना निपटा ले। सोने से पहले तुझे इस घटना के बारे में बताऊंगा। अच्छा मालिक। सब कार्य से फारिग होकर गंगाराम हुक्का लेकर बैठ गया। बुलाकी उसके पैर दबाने लगा था। वो बोले, बुलाकी, फौज में यदि नगाड़ा बजाना बंद हो जाए तो फौज लड़ने से रुक जाती है। इसी तरह अगर तूने हुकारा देना बंद कर दिया तो मुझे भी नींद आ जाएगी। मालिक, आप सुनाते रहिए, मैं हुकारा देता रहूँगा। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, हे बुलाकी, इस नगर का राजा का नाम चंद्र प्रकाश था और उसके मंत्री का नाम श्रीकांत हूँ। राजा और मंत्री एक पुत्र था। राजा का पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त और मंत्री के पुत्र का नाम गौरीदत्त था। दोनों मित्र थे। दोनों शिकार खेलने का बहुत शौक था। चल गौरीदत्त, घर चलते हैं, रात गिरती जा रही है और थक भी गए हैं। हाँ चलो युवराज, घर पर हमारी भाभी प्रीतम इंतजार कर रही होगी। अपना अपना नसीब है दोस्त, तुमने किसने मना किया है? शादी कर लो, शादी कर डालो, तुम्हारा भी कोई इंतजार करेगा। ठीक कहते हो दोस्त, पर हमारी ऐसे भाग कहाँ। पर तुम्हारी पसंद का पता चले तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अब तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, कम से कम ऐसी तो हो जो भाभी के बराबर में खड़ी हो तो भद्दी ना लगे। ठीक है, फिर मैं आज ही राजेश्वरी से कहता हूँ अपने देवर के लिए कोई अपनी सहेली ढूंढ दे। ना बाबा, ना भाभी से मत कहना, वे सचमुच मुझे किसी सहेली के संबंध में बांध देगी और मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। दोनों मित्र महल में युवराज की पत्नी राजेश्वरी के पार पहुंचे। क्यों गौरी दत्त, कह दूं राजेश्वरी से? नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, तुम्हें मेरी कसम। क्या बात है स्वामी, गौरी भैया किस बात से मना करने के लिए कसम दे रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, कल तुम्हें बियाकोट पर ले जाने की बात कह रहा था। मुझे ना बाबा, ना मुझसे ऐसी एक चींटी भी नहीं मारी जाती। रोज रोज का ये आकेट तुम्हें ही मुबारक हो। दूसरे दिन दोनों फिर आकेट पर निकल पड़े। आज मुझे हर हालत में शेर का शिकार करना है मित्र, मुझे भी। इधर राजमहल में चंद्र प्रकाश बेहद बीमार थे। महाराज द्वारपाल कहता है, युवराज आज फिर राकेट के लिए निकल गए। ओह मंत्री, कैसा लड़का ये, हमारे बस का नहीं। राजकाज नहीं रह अब राजकाज नहीं रह गया और हम चाहते हैं युवराज को यहाँ राज सौंप दें। उत्तम विचार है महाराज। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे भी अवकाश चाहिए। हम क्यों ना अपने जवान बेटों पे कंधे की बागडोर सौंप दें। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। आज जैसे ही दोनों
लौटें उन्हें हमारे पास लाना। ब्रह्मदत्त जहाँ का राजा होगा और गोरी दत्त उसका मंत्री। यह आपका मुझ पर उपकार होगा महाराज। और जंगल में ब्रह्मदत्त अपने मित्र गोरीदत्त के साथ शिकार खेलना शुरू किया। ठहरो गोलीदत्त, आज हम शेर का शिकार करेंगे, इस बात बात पहले से ही तय है। और निहिर हिरण पर तीर मत चलाना। कुमार सारा दिन हो गया जंगल में भटकते भटकते, शेर का कहीं पता नहीं। बड़ी मुश्किल से एक एक गोरीदत्त के मुंह से बोल मुंह में रह गए। चुप क्यों हो गए गोरीदत्त? शेरों का जोड़ा इधर आ रहा है, ईश्वर ने हमारी सुन ली। पर कुमार, दो शेर एक साथ मार गिराना आसान नहीं है। शेरों को सामने देखकर दोनों घोड़े हिनहिनाए और अगले पैरों पर खड़े हो गए और निशाना चूक गया। सब लोग बोलो, शेर हम पर आक्रमण करेंगे। एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं संभालता हूँ। दोनों शेर अपनी अपनी जगह पर ठहर गए और एक दूसरे को दौड़ते हुए छलांग लगाई। अपना वार खाली जाते देख शेर जंगल की ओर भीतर हिसले में भाग गए। गोरीदत्त, मैं इन शेरों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इनके पीछे जाता हूँ, तू दूसरे को संभाल। जरा होशियारी से कुमार, 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगे। और गोरीदत्त दूसरे शेर पर छलांग लगाकर दुमदुमाकर भाग पड़ा। ठहर, अब भागता कहाँ है? कुमार ब्रह्मदत्त ने शेर के पीछे भाग रहा था। वह तेजी से भागता हुआ दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा था। आह, अगर इस वक्त मेरे पास बाण होता तो मैं इसे कदापि जीवित न छोड़ता। शेर पीछे भागते रात हो गई। अचानक शेर कुमार ब्रह्मदत्त की आंखों के सामने से गायब हो गया। आधी रात गिराई है, शेर न जाने कहाँ छिप गया। ऐसे में रास्ते को खोजना मुश्किल है। इधर मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे वापस चलना चाहिए। अगर उसने शेर मार लिया तो मेरी हंसी होगी। गोरीदत्त शेर को नहीं पा सका और वापस हार कर लौट पड़ा। वह शेर था या कोई छलावा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वापस चलना चाहिए, कुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गोरीदत्त जिस रास्ते से शेर के पीछे गया था वह सीधा था, इसलिए जल्दी ही उस स्थान पर पहुंचा जहां दोनों अलग हुए थे। अरे, मेरा घोड़ा कहाँ भाग गया और अभी तक कुमार भी नहीं लौटे। बिना कुमार के साथ लिए वापस नहीं जा सकता। वो कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद गोरीदत्त ने आवाज़ लाई, कुमार, मित्र कुमार। पर उसकी आवाज़ जंगल में खामोशी में दबकर रह गई। कुमार वापस नहीं आया। ए भगवान, कहीं कुमार के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। उसके लौटने तक या सुबह होने तक मुझे यहीं रुकना होगा। कुमार के बीच मैं कैसा महाराज के सामने जा सकूंगा? अतः जंगली जानवर से बचने के लिए गोरीदत्त पेड़ पर चढ़ गया। गोरीदत्त जिस पेड़ पर चढ़ा था उस पर शैतान भूत रहता था। गोरीदत्त जैसे ही आसन जमाकर पेड़ पर बैठा, भूत ने जोर से ठाका लगाकर गोरीदत्त चौंका। हा हुआ, बाप रे, भूत भूत, यह कौन शैतान है? यह कौन शैतान घराना? गोरीदत्त भयभीत होते देख वह और जोर से करके हंसने लगा। हा, कैसा मूर्ख है जो मौके का फायदा नहीं उठा रहा। हा। गोरी पहले गोरीदत्त वाकई डरा, फिर हिम्मत करके पूछा, कौन हो भाई तुम? इस तरह हंस क्यों रहे हो? कैसा मौके का फायदा? मूर्ख है तू, मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ, शैतानों का बादशाह। अगर तू मेरी बात मानेगा तो राजा होगा यहाँ का, वरना बेमौत मारा जाएगा। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी। तुम सहायता क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि मुझे दुनिया में वे सभी आदमी पसंद है जो किसी तरीके से छल कपट धोखे सख्ती अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और मेरे शैतानी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। पर तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करना चाहूँगा?
हाँ, शैतानों के बादशाह से कुछ छिपा नहीं होता। मैं जानता हूँ कुमार की पत्नी पर बुरी नजर रखता है। तू इस वक्त यही सोच रहा है कि कुमार सचमुच शेर खा जाए। यह झूठ है। हाँ 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 हाँ, शैतानों के बादशाह से झूठ बोलने लगेगा तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। मूर्ख, तेरी सहायता करने के लिए मैंने तेरे को दो मायावी शेरों को तुम्हारे सामने भेजा था, ताकि तुम अलग अलग हो जाओ। और ओह, तो क्या तुमने कुमार को भ्रम में डाला या फिर उसे शेर खा गया? ऐसा ही समझ। जा, वापस महल लौट जा और मेरे राजा राजा को बता, जंगल में कुमार को शेर मारकर खा गया। राजा को यह खबर सुनकर मर जाएगा। फिर तू अपने बापू को कैद करके वहां का राजा बन जाना। राजेश्वरी तेरी होगी। और अगर ऐसा न हुआ तो? मूर्ख, लगातार सवाल मत कर। ऐसा ही होगा। जा, जल्दी से लौट जा। तेरे घोड़ा सामने सरोवर के किनारे पेड़ पे बंधा है। अपनी अंतिम बात कहकर भूत एकाएक वहां से गायब हो गया। अरे, यह भूत कहाँ चला गया? यह सचमुच यह सच कह रहा है था। मैं मैनपुरी का राजा बन जाऊंगा। राजेश्वरी जैसी सुंदर पत्नी पटरानी बनेगी। सोता हुआ गौरीशंकर तेजी से पेड़ से कूदा। तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। एक बार राज्य मेरे हाथ में आ जाए, मजा आ जाएगा। फिर मैं राजा बन जाऊंगा। फिर गौरीदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। चल मैं चल मेरे शेर, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। जो चूक जाते हैं वे कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। उधर ब्रह्मदत्त अंधेरे में रास्ता भूल गया। काफी दूर कहीं जंगल जलती हुई रोशनी दिखाई दी। लगता है रास्ता भटक गया हूँ। वह रोशनी कैसी है? रोशनी में की दिशा में चलता हुआ महाराज ब्रह्मदत्त एक जगह पहुंचा, जहां एक साधु धुनी जमाए गहरी समाधि में लीन था। इस घनघोर जन्म में तपस्वी आज रात इसी के पास बितानी चाहिए। ब्रह्मदत्त साधु के नजदीक पहुंचा। बाबा, मैं परदेसी हूँ, इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या आज रात यहीं विश्राम कर सकता हूँ? ब्रह्मदत्त के प्रश्न पर साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह तपस्या में लीन रहे। यह तो कोई पहुंचा हुआ तपस्वी मालूम होता है। मुझे तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए, पर मुझे भूख लगी है, जोरों से लगी है। क्या साधु कुटिया में कोई खाने की चीज मिलेगी? और ब्रह्म साधु कुटिया में घुसा तो चौंक पड़ा। अरे, यह क्या गर्मा गर्म भोजन परोसा रखा है? यह युक्ति कौन है? यह साधु जंगल में साधु के पास पास क्या कर रही है? ब्रह्मदत्त दो कदम आगे बढ़ा, युक्ति के पास पहुंचा। उसने पुकारा, सुनिए, मैं परदेसी हूँ, भूखा हूँ। क्या थोड़ा भोजन और विश्राम करने की जगह मिलेगी? स्त्री पर कोई असर न हुआ। वह गहरी नींद में सोई है। इसे हिलाकर जगाऊं या बिना पूछे ही भोजन कर लूं? नहीं नहीं, यह ठीक नहीं होगा। ब्रह्मदत्त युक्ति के पास गया, धीरे से उसकी बांह हिलाकर हिलाया। सुनिए, आंखें खोलिए, मैं परदेसी हूँ, मुझे थोड़ा कृपा कीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लेकिन युक्ति की उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। पूर्णत लेटी रही। ओह, मुझे इसी प्रकार रात्रि में एक अनजान घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाहर चलता हूँ। कुटिया के बाहर आ गया। बिना आज्ञा मुझे यहाँ किसी वस्तु को छूने का कोई अधिकार नहीं। परमात्मा, मुझे इच्छाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति दे, मेरी भूख शांत कर दे। और ब्रह्मदत्त धुनी के पास जाकर बैठ गया। सामने देखा, धुनी से पतंगा साधु की वस्त्र पर गिरा। वस्त्र जलने लगे। हे भगवान, ये अंगारा तपस्वी को जला देगा। ब्रह्मदत्त ने सिद्धता से उठा और उसे अपने दोनों हाथ से हथेली में अग्नि को ढक लिया। और जब उन्हें अपनी हथेलियों को आग पर नहीं हटाया, तब आग न बुझ गई। चलो, आग बुझ गई। एकाक तस्वीर ने अपनी आंखें खोली। धन्य हो बेटा ब्रह्मदत्त, तेरे जैसे वीर और इंद्रजीत व्यक्ति ही राजा होने की योग्य है। तू अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा। श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम महाराज, मेरी वजह से आपको तपस्या भंग हो गई, इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। मेरी तपस्या कभी भंग नहीं होती बेटा। जाओ, कुटिया में जाकर पहले कुछ फलाहार करो, फिर विश्राम करो। यह मेरी आज्ञा है। जी महाराज। महाराज, वह तो घबराओ नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ सब कुछ मेरी माया थी। जाओ, भोजन करो और मैं तुम्हें सुबह बात करेंगे। अभी तुम थके हुए हो। जैसी आज्ञा आपकी।
ब्रह्मदत्त साधु की कुटिया में झिझकता हुआ घुसा। उसने देखा, ताज्जुब हुआ, वहां तो न गर्मा गर्म खाना था न ही कोई युक्ति। यह कैसी माया है? प्रभु, मेरी रक्षा करना। पेटों से भर फलों से पेट भरकर वह लेट गया और शीतल जल पीकर ब्रह्मदत्त एक लेटा गया और जल्दी ही गहरी नींद सो गया। खुर 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 खुर। और जैसे रात को गोरी दत्त राजा के पास गया और ब्रह्मदत्त की मृत्यु की समाचार सुनाया। महाराज, अनर्थ हो गया, राजकुमार को शेर उठा ले गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर हाय मेरा बेटा। और कुछ ही देर में राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? धीरज रखिए पिताजी, होने को कौन टाल सकता है। और भीतर महल में राधा नाम की एक दासी जब राजेश्वरी को बताया, राजेश्वरी को यकीन नहीं हुआ। यह नहीं हो सकता। राधा मेरे स्वामी वीर हैं, उन्हें शेर नहीं खा सकता। जब तक उनकी लाश नहीं देख लूंगी तब तक मैं अपनी मांग का संदूर नहीं पहुंचूंगी, हाथों की चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। कौन लाया है यह खबर? यह खबर स्वयं उसके मित्र गोरीदत्त लाए हैं। उधर राजा केशव अलग ले जाकर गोरीदत्त ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस राज्य को हड़पने के लिए ही मौका है, आप मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह महाराज का अंतिम संस्कार न कर दिया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर यहाँ का राजा कौन है, इसका निर्णय राज परिवार परिषद करेगी, मैं नहीं। इधर प्रातः होने पर चिड़ियाओं के चहचकने से ब्रह्मदत्त की आंखें खुली और वह चौंक उठा। अरे, यह क्या? साधु कहाँ चले गया? यह कुटिया, वह धुनी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सहसा उसकी दृष्टि कमंडल पर पड़ी। कमंडल में जल भरा था। जल के नीचे एक पत्थर दबा था। यह कमंडल, यह तो उसी साधु का है, इसके नीचे पत्थर दबा है। ब्रह्मदत्त ने कमंडल के नीचे से पत्थर निकाला और पढ़ा, बेटे, प्रिय बेटे ब्रह्मदत्त, चिरंजीव रहो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ। शैतान ने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हूँ। शैतान ने अपना जाल तुम्हारे चारों ओर बुनना शुरू कर दिया है। होशियार रहना। इस कमंडल में मंत्रों से अभिवत जल है। इसे पीने से तुम प्रकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर हो जाएगी, जो तुम्हें परेशानी से डाल सकती है और तुम्हारा कल्याण भी कर सकती है। अपने विवेक के अनुसार इसका सेवन करना और मुझे ढूंढने का कोशिश मत करना, तपस्वी महात्मा। पत्र पढ़ने कमंडल उठा लिया। यह तो अद्भुत सिद्धि है। इसके द्वारा राजेश्वरी को चमत्कृत कर दूंगा और अपने पिता को सदैव के लिए अमर कर दूंगा। और ब्रह्मदत्त ने कमंडल से जल पीते ही, आह, बड़ा शीतल जल है, इसमें अभी थोड़ा जल शेष है। खैर, इसे साथ ले चलना चाहिए, मैं अपने मित्र को भी दूंगा। और पूरे दिन जंगल में भटकता हुआ कुमार शाम होते ही जंगल से बाहर आया। आह, आखिर मैंने बाहर का रास्ता मिल ही गया। जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए, सब चिंता कर रहे होंगे। रात के दूसरे पैर थका ब्रह्मदत्ता नगर में प्रवेश किया। सन्नाटा देखकर चौंक पड़ा। यह क्या है? कोई वीरानी चाहिए, कोई नजर नहीं आ रहा। और ब्रह्मदत्त महल में पहुंचा। दरबारपाल देख के चौंका। अरे कुमार, आप जीवित हैं? लेकिन गोरीदत्त ने कहा आपको शेर उठा ले गया। हाँ द्वारपाल, मैं भाग्य से बच गया हूँ। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? जब द्वारपाल महाराज की मृत्यु का समाचार कुमार को सुना था, ब्रह्मदत्त के आंसुओं से भर गया। हे परमात्मा, यह तूने क्या किया? धीरज रखिए कुमार, और भीतर चलिए, आपको सभी चकित हो जाएंगे। राजेश्वरी ने अपने पति को जीवित देखकर खुशी से काटे नहीं रहा। मुझे विश्वास था स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। गौरी भैया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसमें उसकी कोई दोस्त नहीं है प्रिय, हम दोनों ही भटक गए थे। दूसरे दिन कुमार ब्रह्मदत्त का राजा बना दिया गया और ब्रह्मदत्त ने गौरी दत्त को अपने मंत्री नियुक्त कर लिया। महामंत्री को अवकाश दे दिया गया। चाचा जी, आपने राज्य में बहुत सेवा की। आपकी अच्छा है कि अब आपको अवकाश दे रहे हैं। आप हमें सदैव सलाह देते रहिएगा। अवश्य महाराज, मैंने तो आपका सेवक हूँ और इस राज्य का सेवक हूँ।
रात होने पर गोरीदत्त अपने पिता पर झल्लाया, आपने मेरी सारी चाल बिगाड़ कर रख दी। मैं राजा होते होते रह गया और उस लड़के के सामने गिड़गिड़ाते हुए आपने शर्म नहीं आई? तुम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए। गोरीदत्त, प्रजा तुम्हें कभी राजा स्वीकार न करती। गोरीदत्त को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में अपने पिता को हत्या कर दी। पहले तू मेरे रास्ते से हट, फिर देखता हूँ कौन मुझे राजा बनने से रोकता है। आह, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे बेटा। और ब्रह्मदत्त के महामंत्री की मौत का समाचार मिला तो वह गोरीदत्त के पास संवेदना प्रकट करने आया। गोरीदत्त तुरंत ही नाटक किया, हाय मित्र, तुम्हें राजा बनते ही डाकुओं ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कल ही रात मेरे पिता डाकुओं ने हत्या कर दी। हाँ पिताजी, धीरज रखो मित्र, यह एक डाकू को चुनकर खत्म कर दूंगा। एक दिन ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी राजेश्वरी से कमंडल जल के बारे में बताया। प्रिय, अगर मैं समय पर न पहुंच जाता तो पिताजी कोई एसिड जल देता और वे कभी भी न मरते। लेकिन प्रिय, उनके शरीर को प्राप्त लेकिन उनके वह शरीर को प्राप्त नहीं होता। फिर उनकी उम्र तो काफ़ी हो गई थी। यह तुम ठीक कह रही हो। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं सिद्धि का एक बार आजमा कर देखूं। इस इसके लिए किसी मृत देह की खोज करनी होगी और उसके शरीर में तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखना होगा। हाँ, यह बहुत ज़रूरी है और यह गुप्त रूप से। तुम दूसरे दिन राजेश्वरी ने एक तोता मंगाया, उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह लो, तुम इसके शरीर में प्रवेश करके देखो। और ब्रह्म तुरंत ही शरीर छोड़कर तोते के शरीर में गया। तोता पंख फड़फड़ाने लगा। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया राजेश्वरी, तुम जल्दी से अपने शरीर में आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अभी लो प्रिय। और फिर ब्रह्मदत्त अपने शरीर में आ गया। आह स्वामी, यह खेल तो बड़ा खतरनाक है, फिर कभी मत खेलना और कमंडल में जल फेंक देना। घबराओ मत, कमंडल का जल किसी को नहीं दूंगा। लेकिन ब्रह्मदत्त अपनी बात का अडिग नहीं रह सका और कमंडल का जल की बात अपने मित्र गोरीदत्त से बता दी। बड़े आश्चर्य की बात है कर रहे हो मित्र, इसे तो किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया इसके लिए सुरक्षित स्थान कक्ष कहाँ है, तुम कोई न पहुंच सके। गोरीदत्त ने ऐसा ही किया, लेकिन सुरक्षित कक्ष में कमंडल रखने से पहले गोरीदत्त ने उस जल को पी लिया। हा 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 हा, शाबाश, जल्दी पी जाओ इस जल को और मौका पाकर उसे खत्म कर देना। एक दिन मौका पाकर ब्रह्मदत्त ने कहा, मित्र, तुम तो राजा बनने पर शिकार खेलने ही नहीं गए, यहाँ बैठे बैठे शरीर में जंग लग जाएगा। ठीक कहते हो मित्र, चलो आज चलते हैं। और दोनों शस्त्र ले लैस होकर राकेट खेलने चले। स्वामी जल्दी लौटना, घबराना मत, मैं जल्दी लौट आएंगे। जंगल में गोरीदत्त ने एक बंदर मृत शरीर देखा। मित्र, तुम कहते थे उस कमंडल के जल पीने से तुम्हें प्रकाया प्रवेश करने की विधि आ गई है। अगर यह बात सच है तो इस मृत बंदर में प्रवेश करके इसे जीवित करके दिखाओ। तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा देखो, अभी इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। और दोनों घोड़े से छोड़कर नीचे उतर आए और ब्रह्मदत्त ने अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही बंदर जीवित हो गया, गोरीदत्त ने अपना शरीर छोड़ ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर गया। अरे अरे, यह क्या करते हो गोरीदत्त, तुमने यह विद्या कहाँ सीखी? हाँ हाँ हाँ, इसी कमंडल के बाकी जल से। अब तुम बंदर से आदमी नहीं बन पाओगे। और ब्रह्मदत्त का चोला प्राप्त करते ही गोरीदत्त ने तलवार ली और अपने मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। ओह, यह क्या कपटी इंसान, मुझे अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मदत्त के रूप में गोरीदत्त ने नंगी तलवार बंदर की और लपका। बंदर भागा। धोखेबाज, तूने एक दिन जरूर बदला लूंगा। अगर तू जिंदा
रहा तो बंदर जब बंदर बना ब्रह्मदत्त गौरी शंकर के हाथ नहीं लाया तो महल लौट आया। तब उसने ब्रह्मदत्त ही समझने लगे और रानी राजेश्वरी देवी बड़े शौक देवी को शक हो गया। आओ रानी, आज मन शराब पीने को कर रहा है, जरूर मेरे हाथों शराब पिलाओ। पर स्वामी, आप तो शराब नहीं पीते थे, या आज आपको क्या हो गया? उस दिन रानी राजेश्वरी ब्रह्मदत्त को दत्त को इतनी शराब पिलाई कि बेसुध होकर सो गया। यह मेरा पति नहीं है, लगता है मेरे पति की प्रकाया प्रदेश से दी किसी किसी और को भी बात पता थी, या किसी को पता चल गया कहीं ये गौरी दत्त तो नहीं है। और राजेश्वरी ने तुरंत ही सुरक्षित कक्ष में जाकर कमंडल देखा। कमंडल खाली था। ओह, इसमें सिद्ध जल नहीं है, यह जरूर गौरीदत्त का काम होगा। राधा मैं राधा को भेज कर उस पर दुष्ट का पता लगाती हूँ। दासी ने जाकर दासी राधा आकर रानी को बताया। गौरीदत्त आके से वापस नहीं लौटा। राधा यह बात जरूर उनके भेष में दुष्ट गौरीदत्त है, तू हर वक्त मेरे साथ रहना, जब तक असलियत का पता न चल जाए। अपने अस्तित्व पर रक्षा करनी है। कपटी दुष्ट अच्छी तरह पहचानती हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी महारानी जी। अगले दिन राजा गौरीदत्त नगर में मुनादी करवाई। सुनो सुनो नगरवासियों, आज बंदर पकड़ के लाएंगे, उसे प्रति 5 अशरफियाँ मिलेंगी। वाह, 5 अशरफियाँ बंदर, एक बंदर पर? लोग बंदर पकड़ पकड़ लाने लगे, अशरफियाँ प्राप्त करने लगे। राजा मनचाहा बंदर नहीं मिला। नहीं नहीं, यह वो बंदर नहीं है, दूर ले जाकर ढूंढो। मेरा मनचाहा बंदर लाने वाले को 100 अशरफियाँ दूंगा। जब आदमी की बोली बोलता हो, आदमी की बोली। और बंदरों ने सारा इलाका खाली हो गया तो दूर जंगल में एक बेलिए के जाल फैला और इत्तेफाक से बंदर ब्रह्मदत्त उसमें फंस गया। ए भाई, मुझे क्यों पकड़ता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ओह, यह तो आदमी की बोली बोलता है, लगता है वही बंदर है जिसकी राजा को तलाश है। अब मैं माला माला हो जाऊंगा। बंदर की बात पर बेलिया बोला, मुझे राजा ने तेरे बदले 100 अशरफियाँ मिलेंगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर मैं तुझे 100 अशरफियाँ दिलवा दूँ तो क्या तू मुझे छोड़ देगा? चल, मुझे अपने घर ले चल। और बेलिया बंदर को बांध कर कंधे पर बैठाकर घर की ओर चल पड़ा। अगर तू मुझे 100 रुपया देगा तो मुझे क्या परेशानी है, तुझे छोड़ दूंगा। लगता है यही बंदर है जो राजा को चाहिए। मुझे यह बंदर इसके खरीद कर राजा से ज़्यादा पैसा वसूलना चाहिए। वो घर जाकर बंदर बेलिए के कागज कलम और दवात मंगाई और अपनी रानी को एक पत्र लिखा। यह पत्र रानी को दे देना, वह तुम्हें 100 रुपया देकर बदले में मांग लेना। वाह वाह, तुम लिखना भी जानते हो। सुबह होने पर बेलिया पत्र जेब में रख जाने लगा तो वहीं सेठ आदमी एक थैली लेकर आया। भाई, मैंने सुना है तुम कोई बंदर पकड़ कर लाए हो। वह शराब से बंदर बना मेरा भाई है। मैं तुम्हें 150 रुपये देता हूँ, बंदर मुझे दे दो, वरना सजा राजा उसे मरवा देगा। अरे वाह, 150 रुपया! लाओ लाओ, मुझे दो और बंदर ले जाओ। वह तो बहुत गुणी बंदर है। वह आदमी बंदर को अपने घर ले आया। तब बंदर ने उससे कहा, सेठ तू सेठ तू धन के लालच में लाकर मुझे राजा को सौंपना चाहता है। बोल, राजा तुझे कितना धन देगा? अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे जंगल में ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत बड़ा खजाना दबा है। अच्छा, कहाँ है वह जगह? रात के अंधेरे में मेरे साथ चलना, कोई देख लेगा। वहाँ इतनी दौलत दबी है कि तू राजा को भी खरीद सकता है। वाह वाह मेरे राजा, फिर क्या मेरा दिमाग खराब है जो तुझे बेचूंगा? ठहर, मैं तेरे लिए बढ़िया सा पकवान बनाता हूँ। उधर लालची भेदिया रानी के पास पहुंचा। उसने जब चिट्ठी रानी को दी तो रानी चिट्ठी आंखों में आंसू आ गए। तूने
मुझ पर बहुत उपकार किया है भाई, यह चिट्ठी मेरे पास ले आया राजा, 180 रुपया दे दो, जो आज्ञा महारानी। और बेलिया महल से बाहर आया तो राजा ने उसका पीछा किया। उस बंदर को जरूर कोई भेद है, क्यों ना मैं राजा को उसके बारे में बताकर 100 रुपया वसूल करूं। यह राजा के महल पर क्यों जा रहा है? और लालची बेलिया राजा के दरबार में बंदर के बारे में बताया। महाराज, वह बड़ा करामाती बंदर है, आदमी की बोली बोलता है। मुझसे वह बंदर एक सेठ छीन ले गया। सैनिकों, जाओ उस सेठ से बंदर पकड़ कर यहाँ ले आओ। दोस्त राजा दौड़ी दौड़ी राजा के पास आकर उसने सारी कहानी रानी को सुनाई। मुझे पहले ही शक था, राजा के वेश में यह दुष्ट गौरी शंकर जरूर मेरे पति का हत्या करना चाहता है। तू जल्दी से कहीं से एक तोता लेकर आ और हमें उसे बचाना है। मैं अभी लाई महारानी जी। और राजेश्वरी तोते लेकर महल की खिड़की में खड़ी हो गई। और राजा वे सैनिक उस सेठ के बंदर पकड़ने के लिए इधर से राजा के पास जाएंगे और बंदर के रूप में वे मेरे स्वामी हैं, मैं उन्हें जरूर बचा लूंगी। ईश्वर आपको पति की रक्षा करे महारानी। उधर सैनिक सेठ के पास बंदर को पकड़ लिया। चलो ले चलो इन्हें। अरे भाई, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैं तो खुद राजा के पास आ रहा था, मर गई। जिस समय सैनिक सेठ और बंदर को पकड़कर महल के नीचे ले जा रहे थे, तो निराश होकर बंदर ने महल की ओर सोचकर देखा कि शायद उसकी रानी उसे दिखाई दे। तो रानी को वहां देखकर बंदर के पैरों पर खड़ा हो गया। आह, मेरी रानी तोते की गर्दन मरोड़ मरोड़ कर मुझे उस शरीर में आने के लिए कह रही है। और बंदर ने फौरन ही अपना चोला छोड़कर मेरे तोते के शरीर में आ गया। आह प्रिय, तुमने मुझे बचा लिया। स्वामी, अभी तुमने उस दुष्ट से असली शरीर पाना है। बंदर को मेरे तोते देख सभी चौंक पड़े। अरे, यह तो मर गया। राजा ने बंदर को मरते का समाचार मिल गया तो एहसास होकर कहा, हाँ, यही वह बंदर है। यह मेरे डर से पहले ही मर गया। अब राजेश्वरी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। वो तब राजा तेज तेज कदम चलता हुआ आया और खुशी से झूमता हुआ रानी राजेश्वरी के महल में पहुंचा। अरे महारानी, यह बकरी का बच्चा महल में कहाँ से आया? स्वामी, बहुत दिनों से अपने परकाया प्रवेश का वह खेल मुझे नहीं दिखाया। मैं बकरी के बच्चे को मार देती हूँ, आप इसमें प्रवेश करके दिखाइए। राजा ने सोचा, ओह, अगर आज मैं यह खेल महारानी को नहीं दिखाऊंगा तो वह समझेगी कि मैं इसका पति नहीं हूँ। अतः मुझे इसे विश्वास दिलाना होगा कि फिर अब डर किस बात का, ब्रह्मदत्त तो मर चुका है। राजा के कहने पर महारानी राजेश्वरी ने बकरी के बच्चे की गर्दन मरोड़ दी और बकरी का बच्चा मर गया। यह लीजिए, अब इसमें प्रवेश करके दिखाइए। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लो। पर एक बात ध्यान रखना, मेरे शरीर को कोई स्पर्श न करे। और ब्रह्मदत्त के शरीर से निकलकर गौरीदत्त फौरन ही बकरी के मृत शरीर में प्रवेश कर गया। यह देखो रानी, अब तुम्हें यकीन हो गया मैं ब्रह्मदत्त हूँ। हाँ हाँ, लेकिन इस तोते में आकर दिखाओ। रानी ने जैसे ही तोते को बाहर निकाला, उसमें छिपा ब्रह्मदत्त तुरंत ही अपने शरीर में प्रवेश कर गया और महारानी ने कटार से तोते की 2 टुकड़े कर डाले। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया महारानी। ज़्यादा उछल कूद मत मचा, वरना ऐसी हालात जमाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगा। ब्रह्मदत्त अपने असली रूप में आकर आगे बढ़ा और उसने राजा के हाथ में बकरी का बच्चे की रस्सी ले ली। प्रिय, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से अपना शरीर पा गया, अन्यथा इस कपटी धोखेबाज ने मित्रता के नाम पर कलंक का टीका लगा दिया था।
इसे ऐसी मौत मारूंगा कि दूसरे सबक ले। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मुझे मत मारो, मुझे इसी रूप में रहने दो। नहीं स्वामी, इस दुष्ट की बातों में मत आना। जब तक यह विद्या इसे आती है तब तक यह कोई न कोई खुरापात करता रहेगा, और इसका विश्वास मत करना। उसी समय भयानक शकल वाला शैतान भूत प्रकट हुआ। हा ही हुआ। अरे भूत बाबा, मुझे कहाँ फंसा दिया तुम, बताओ। ए लड़के, छोड़ मेरी बकरी के बच्चे को, नहीं तो तेरे महल को मिट्टी में मिला दूंगा। खबरदार आगे बढ़े तो मैं तुम्हें आगे बढ़ा तो मैं तुझे और चूहे का बच्चा बना दूंगा। भाग यहाँ से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शैतान भूत आगे बढ़ा और राधा चीख मारकर पीछे हट गई। नहीं नहीं स्वामी, छोड़ दो इस बकरी के बच्चे को। हा हा हा, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा महारानी। तभी एकाएक जंगल वाला तपस्वी हवा में प्रकट हुआ। बेटा ब्रह्मदत्त, डरना नहीं, यह शैतान तुझे ऐसे ही डरा रहा है, यह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सन्यासी को देखकर ब्रह्मदत्त हाथ जोड़ शैतान भूत चौंका। प्रणाम महाराज, आपके रहते मुझे किसी का डर नहीं। और तब सन्यासी ने अपना हाथ ऊपर करा और उठाकर हथेली भूत की ओर की, और उसकी हथेली से तुरंत चिंगारी निकली। भूत चिंगारी से घबरा कर भागा। मैं हमेशा सच्चाई और नेक इंसानों के साथ रहता हूँ बेटा, यह शैतान हमेशा झूठ और बुराई के साथ रहता है। हाँ 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 हाँ, बड़ा आया नेकी का फरिश्ता, देख लूँगा तुझे, अभी जाता हूँ। जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की होती है बेटा। तुमने अपने मित्र के साथ नेकी की और उसने तुम्हारे साथ धोखा। ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए, पृथ्वी पे भार है। ठीक कहते हो बाबा। और ब्रह्मदत्त बकरी के बच्चे की रस्सी पकड़कर खींच ली और बाहर ले चला। स्वामी, मैं इस दुष्ट को बीच बाजार में ले जाकर मारूंगा, जिससे लोगों को सबक मिले। गंगाराम पटेल ने मुंह लटकाकर जुमाई ली। आह, फिर क्या हुआ मालिक? फिर होना क्या था बुलाकी, वही तू देख के आया है। हाँ, उसने बकरी के बच्चे को सरेआम मार डाला। अच्छा हुआ नमक हराम का अंत हुआ। जा, अब जाकर सो जा, रात हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। हाँ मालिक, सवेरे फिर यात्रा करनी है। और दूसरे दिन बुलाकी पलट कर सोने चला दिया। मालिक को मालिक को तो पड़ते ही नींद आ गई। घर घर समाप्त दोस्तों।